संभल में रविवार को हिंसा के बाद सोमवार को हालात शांतिपूर्ण रहे। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। शहर में कर्फ्यू जैसी स्थिति है। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। इस बीच डीआईजी मुरादाबाद मुनिराज जी ने अफसरों के साथ जामा मस्जिद और आसपास के इलाकों का जायजा लिया और लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। संभल जिले में इंटरनेट सेवा पर बैन के साथ ही स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल के विरुद्ध दंगा भड़काने, भीड़ को उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। संभल कोतवाली और नखासा थाने में 7 मुकदमे कायम किए गए हैं। इसमें लगभग 2800 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं सिलसिले में 2 महिलाओं समेत 25 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। अभी तो पूरी हम लोग का पहले यहाँ पे शांति करने से लगी हुई पूरी टीम इसी की लगा हुआ। इन्वेस्टिगेशन के बारे में बाद में बताएंगे आपको। अभी हम अभी एफआईआर का फिगर हम देखेंगे। अभी रुको भाई, अभी हम 21 की हिरासत में, बाकी सब चीज मैं बताऊंगा। अब तक तो डेथ तो 3 कंफर्म है, तीनों को दफन हो गया। ठीक, बाकी अपडेट करें। जिला का पूरी शांत है। संभल से हमारे संवाददाता सतीश सिंह फोन लाइन पर हैं। सतीश, अभी अगर बात की जाए तो आज ये कहा जा रहा है कि शांति व्यवस्था बनी हुई है। हालांकि इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया है, स्कूलों को बंद किया गया है। मौजूदा वक्त में स्थिति क्या है? पुलिस ने किस तरीके से मोर्चा वहां पर संभाला हुआ है? जिस तरह बात की जाए संभल की, तो वहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर हर मौके के पर जो है पुलिस प्रशासन मौजूद है। और बात की जाए तो जिस तरह से कुछ दुकानें खुली हुई हैं, कुछ दुकानें बंद कर दी गई हैं। जो मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं वहाँ पे दुकानें बंद कर दी गई हैं। लेकिन थोड़ा जिस तरह दबंगे आए थे और इन्होंने जो है ढाटा बांधकर इनकी जांच की जा रही है, इनकी तौन जरा पहचान की जा रही है। आपको बताते चलूँ कि इसमें जो है मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, 6 लोगों के नाम दर्ज हुआ है। अच्छा। सापा सांसद जिया रहमान बर्ग हैं और सापा विधायक इकबाल महमूद के पुत्र हैं सुहेल इकबाल। ये खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। 2750 लोगों को अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 25 लोग गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए हैं। 4 लोगों की अब तक मौत की पुष्टि हो चुकी है। सतीश, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है और पॉलिटिकल रिएक्शन भी इस पर जो है आने शुरू हुए हैं। ऐसे में आप राजनीतिक तौर पर इसे देखें तो क्या इस पर भी राजनीति करते हुए अब नेता दिखाई दे रहे हैं और किस तरीके के बयान हैं? जी बता दूं, जिस तरह बात की जाए, अभी एक की जो मस्जिद के इमाम हैं और जो अध्यक्ष हैं कमेटी के, उन्होंने की अभी कॉन्फ्रेंस चल रही है। वो कॉन्फ्रेंस में आरोप लगा रहे हैं, पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने डायरेक्ट गोली चलाई और बवालियों पर, लेकिन बवालियों ने पहले पथराव किया गया था। पथराव के दौरान कुछ पुलिस कर्मचारी घायल हुए थे, जो कि 20 से 21 लोग हैं। इसमें एक की हालत गंभीर है, जो मेरठ सेंट्रल कास्ट में भेजा गया है। और यहाँ पे एसपी भी घायल हुए हैं, एसपी भी घायल हुए हैं, सीओ भी घायल हुए हैं, काफी संख्या में पुलिस कर्मचारी घायल हुए हैं। तो उसको स्थिति देखते हुए आज सामान्य है। हर नौके, हर चौक पर पुलिस तैनात कर दी गई है। ड्रोन कैमरे द्वारा उड़ाए जा रहे हैं और वहां से देखे जा रहे हैं। छतों पर कोई आदमी तो नहीं है। उनके आसपास इलाकों में जो मस्जिद को उन्होंने ठेस पहुंचाने की वो करा था, प्रयास किया था, मस्जिद के आसपास में जो पत्थरबाजी की थी उनकी पहचान करी जाएगी। और जो ढाटे बांधकर आए थे लोग, उनकी भी जो सीसीटीवी कैमरे से पहचान कराई, जो निकाले जा रहे हैं उनकी पहचान करी जा रही है। क्योंकि इन्होंने कल बलुआ में जो गाड़ियों में आग लगाई थी, आगजनी की थी, पथराव किया था। तो सब तरीके से जांच की जा रही है और आधा है उनके मुकदमा भी दर्ज किए जाएंगे। जी ठीक है सतीश, बहुत शुक्रिया। और आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे।
और जिस तरीके से यहाँ पर हिंसा हुई है, 4 लोगों की मौत हुई है और अब जो सपा सांसद हैं उन पर भी यहाँ पर जो है मामले दर्ज किए गए हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। धर्मेंद्र जी, जो संभल में चल रहा है इतने दिनों से, 4 लोगों की मौत हो जाना और फिर पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर रही है, आप लोग इस पूरे मसले को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आरोपों की राजनीति भी शुरू हो गई है? जो संभल में हुआ या हो रहा है वो निहायत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और किसी भी सभ्य समाज में या सरकार में, लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं। सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि ये परिस्थितियां बनी क्यों, ऐसा हुआ क्यों। देखिए, जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है उसके पीछे अगर ईमानदारी से समीक्षा की जाए तो इसके लिए अगर प्रमुख रूप से कोई दोषी है तो सरकार और सरकार के वहां बैठे हुए नुमाइंदे जो ऑफिसर्स हैं वो दोषी हैं। पहले तो न्यायपालिका ने अचानक सर्वे का बिना दोनों पक्षों को सुने दिया। न्याय का जो नैसर्गिक सिद्धांत है उसका उल्लंघन हुआ कि बिना दोनों पक्षों को सुने आपने सर्वे का आदेश दिया। न्याय में महत्वपूर्ण होता है, न्याय होने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हुए दिखना चाहिए, पक्षकारों को लगना चाहिए कि हमको न्याय मिल रहा है। और इसीलिए न्यायपालिका की क्रेडिबिलिटी इतने लंबे समय से हिंदुस्तान जैसे डेमोक्रेटिक राज्य में अक्षुण्ण है। जिस आरोप प्रत्यारोप चाहे जो लगाओ, लेकिन आम जनता कभी उस पर उंगली नहीं उठाती। लेकिन सुनता है, टारगे आर्गूमेंट होते हैं और उसके बाद अपना फैसला देता है। लेकिन इस मामले में जिस तरह से अचानक एक बाहरी व्यक्ति जा करके मुकदमा दायर करता है, वहां के स्थानीय लोग कोई है भी नहीं उसमें, और उसके बाद तुरंत रात को, एक दिन पहले निर्वाचन उपचुनाव था 20 तारीख को, 19 को रात में जो है उसका शुरू हो जाता है सर्वे, और फिर निर्वाचन के अगले दिन जिस तरह सुबह सुबह बिना किसी सूचना के अचानक पुलिस जाती है, तो कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि पुलिस के ऑफिसर्स या प्रशासन के लोग उसमें इन्वॉल्व थे। वो चाहते थे कि यहाँ मार पिटाई, दंगा, हल्ला गुल्ला हो और निर्दोष नागरिक मारे जाए, देश का, प्रदेश का माहौल खराब हो, नए तरीके की बहस हो। जो इनकी बेईमानी या उपचुनाव में जो इन्होंने बदमाशी की थी उस पर चर्चा पर पटाक्षेप हो जाए। कुल मिलाकर के एक कॉन्स्पिरेसी लगती है जो सरकार के शासन। अच्छा, धर्मेंद्र जी ठीक है, आपने जो बात कही वो ठीक बात है, लेकिन जो ये लोग पथराव कर रहे हैं इनके लिए भी 2 शब्द आप कहेंगे कि जो पथराव हुआ है यहाँ पर, ये पत्थर जिन्होंने एकत्रित किए, उसके बाद इस तरीके से पुलिस वालों पर जो हमला कर दिया, उनके लिए भी कुछ कहेंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैंने क्या कहा है, तो पहले मैंने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं। अल्टीमेटली आम जनता को जो न्याय मिलता है और जो भरोसा है न्यायपालिका पर है, उनको उस पर भरोसा करना चाहिए। कहीं से आहत है तो बिल्कुल न्यायपालिका शरण ले। लेकिन प्रशासन के लोग उसकाने का जो प्रयास कर रहे हैं, जनता को गुस्सा दिला रहे हैं, जनता को प्रोवोक कर रहे हैं कि आप आइए, इस तरह हमला करिए। ठीक है, आप बने रहिएगा, बने रहिए। रामनिवास यादव हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। रामनिवास जी, सपा की बात आपने सुन ली, समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि कोई तैयारियां नहीं थी और चाहता है प्रशासन, आपकी सरकार, इसलिए आप लोगों का प्रशासन चाहता है कि इस तरीके से दंगे हों। नहीं रवि जी, अभी मैं समाजवादी पार्टी के मित्र हैं, उनकी बात सुन रहा था जी। वो तो खैर जिस पार्टी में है उसका आचरण जैसा है वैसी ही बात करेंगे। तो जिस प्रकार से प्रदेश के पुलिस वालों पर हमला हुआ, एसपी से लेके सिपाही तक सब घायल हुए। एक पुलिस अधिकारी द्वारा बहुत घायल है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, एक का पैर टूटा हुआ है। तो आप समझिए कि अगर इस तरह का कोई कृत्य करेगा, पुलिस पे पथराव करेगा, न्यायालय का आदेश था, न्यायालय का आदेश है, आप दूसरी को जाइए, उसकी जो प्रक्रिया है। ये क्या है कि अगर न्यायालय ने आदेश कर दिया तो हम उसको मानेंगे नहीं, अब पथराव करेंगे, गोली चलाएंगे। देखिए, बाबा जी की सरकार है, किसी भी अपराधी को अपराध करने की छूट नहीं। जो भी अपराधी अपराध करेगा तो उसको उचित दंड मिलेगा। और अभी समाजवादी पार्टी के मित्र बोल रहे थे कि सरकार के लोग उसमें मिले हुए हैं। तो कहना चाहते वे अपराधी तो पकड़े गए ना, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, सांसद हैं, उनके परिजन हैं जो प्रवोक कर रहे हैं, फायरिंग करवा रहे हैं। तो रवि जी बहुत स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। जो भी व्यक्ति कानून से खेलने का काम करेगा उसको हमारी सरकार, हमारी पुलिस, बाबा जी इसको ठीक करेंगे। रामनिवास जी, शुरुआत कर दी गई है। रामनिवास जी, और धर्मेंद्र जी मुगालते मत रहे हैं कि हम अपराध करेंगे। भाई, जिस प्रकार से आपने पूछा कि आखिर जो पुलिस वाले घायल हुए उनके बारे में कुछ बोलेंगे, तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, क्योंकि ये चाहते हैं कि दंगा हो, योगी जी की सरकार बदनाम हो, मोदी जी की सरकार बदनाम हो।
हमको कहने का अवसर मिले। नहीं ठीक है, लेकिन मेरे एक भूल सवाल जाते हैं राम निवास जी, कि उत्तर प्रदेश में अब अखिलेश जी नहीं है कि दंगा कराएंगे और फिर 15-20 दिन दंगा चलेगा, सैकड़ों लोगों का खून अच्छा बहेगा। मेरा एक सवाल ये भी है कि अगर वहां पर अगर आपने अपराध किया सजा मिलेगी, कोई इसमें बचा नहीं पाएगा। अच्छा एक मिनट धर्मेंद्र जी, मेरा सवाल है राम निवास जी से। मेरा सवाल ये है आपसे कि आप वहां पर सर्वे करने गए थे, वो ठीक है, लेकिन आप लोगों के पास इस तरीके से प्रशासन के पास इनपुट्स तो होने चाहिए थे ना कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है, और उस पर भी तो फेलियर आप भी तो मानेंगे कि ये फेलियर रहा है। रवि जी बहुत क्लियर है, मैं आपकी बात समझ नहीं, हम लोग नहीं गए थे, न्यायालय ने आदेश किया और न्यायालय के आदेश से वहां प्रशासन गया। हाँ हाँ भाई न्यायालय का आदेश है, अगर न्यायालय का आदेश से प्रशासन नहीं जाएगा तो किसका आदेश जाएगा? नहीं वो ठीक बात और ये है। हमारी जिम्मेदारी प्रशासन की थी हाँ। कि उसको जो है प्रोटेक्शन दे। लेकिन है क्या कि भाई अगर वहाँ का सांसद, वहाँ के विधायक हाँ। प्लान करके दंगा कराते हैं तो अचानक दंगा हुआ, पुलिस समझ नहीं पाया, लेकिन जब तक शासन समझ पाया तब तक स्थिति कंट्रोल में आ गई। और अभी जिन 4 निर्दोष 5 निर्दोष लोगों की हत्याओं की जिक्र हो रहा है वो समाजवादी पार्टी गुंडों ने किया है। ठीक है, किसी पर पुलिस की फायरिंग नहीं हुई। ये उत्तर प्रदेश का इतिहास है कि फायरिंग हो, पुलिस की फायरिंग से न मरे, अपराधी समाजवादी पार्टी गुंडों ने अपराध किया। ठीक है, उन्होंने अच्छा हत्या कर दी। ठीक और जो भी हत्या में शामिल है हाँ। कोई बख्शा नहीं जाएगा। हाँ। क्योंकि हमारी सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हम NSA लगाएंगे, हाँ। सबको जेल भेजने का काम करेंगे। बिल्कुल ऐसे लोगों पर NSA लगनी चाहिए जो वाकई में इस तरीके से अगर दंगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ अनिल शर्मा हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, जो बात सामने निकल कर आई है, समाजवादी पार्टी ने अपना पक्ष रख दिया, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जो उपद्रवी हैं, हिंसा भड़काते हैं, NSA लगाएंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे उन पर। आप लोगों का क्या पक्ष है इस पूरी घटना पर जो संभल में चल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने क्रियाकलापों को छिपाने के लिए आरोप किसी पर भी लगा सकती है कि दंगा भड़काने का कार्यक्रम इस तरह से। भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन शासन संभालने में असफल है। लाइन ऑर्डर में इनका फेल हो चुका। पुलिसकर्मी खुलेआम गुंडाई कर रहे हैं। इसका बड़ा जीता जागता उदाहरण क्या हो सकता है? अब आप उपचुनाव में देख लीजिए, खुलेआम रिवाल्वर लहराते हुए निकल रहे हैं। ये तरीका है पुलिस का? वोटरों को रोकने का काम जिस प्रकार से पुलिस ने किया, पुलिस का काम था क्या ये? नहीं ठीक है, नहीं आप मुद्दे पर आइए, वोटर छोड़िए आप। मैं ये कह रहा हूं कि जो पुलिस पर जो यहाँ पर हमला हुआ, पुलिस के जो अधिकारी हैं वो घायल हुए, पुलिस के जवान घायल हुए, ये क्या था? ये जो लोग थे, हाँ। ऐसा होता है जब आप मोह को रोकने के लिए हाँ। और खुलेआम सीधी फायर करोगे, क्या सीधी फायर का आदेश था? पब्लिक भड़क जाती है तो पथराव वगैरह सब होता है। आप उसको तरीके से रोकिए। पब्लिक की इतनी हिम्मत नहीं जो पुलिस पर हाथापाई कर दे या पत्थर चला दे। जब अपना कोई मरता है, किसी के ऊपर किसी के परिवार के व्यक्ति की जान जाती है तो उसका खून उबाल लेता है, फिर वो आगे पीछे की नहीं सोचता है। यही वजह ऐसे मामलों को उग्र रूप देने में काम करती है। कम से कम हम लोगों को और प्रशासन को एक बात को सोचना चाहिए कि जिस मामले को बड़ा शालीनता के साथ, गंभीरता के साथ पुलिस प्रशासन रोक सकता है, उसको शालीनता से क्यों ना रोका गया? ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई? पुलिस सीधी फायरिंग कर रही है, सीधे गोली चला रही, लोग मर रहे हैं। भाई लाठीचार्ज भी कर सकते हैं, आंसू गैस के भी गोले हैं। नहीं, ये तो स्पष्ट नहीं हुआ, ये तो स्पष्ट नहीं हुआ ना कि जिन लोगों की मौत हुई है पुलिस की फायरिंग में वो मौत हुई है। देखिए, वहां के लोगों के कहना तो यही है कि पुलिस की फायरिंग में मौत हुई है, ठीक है ना? नहीं ठीक है, ये आपका आरोप है, हालांकि इस पर पूरी जांच होगी। आप तीनों लोगों का बहुत शुक्रिया।